जाता। चलिए हम लोग शुरू करें। यहाँ पे ध्यान से एक चीज और अभी लिखना उसी में। देखो स्ट्रक्चर जो दो है ना, दो में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना जो बोले थे कल। एक था sp3d वाला, sp3d वाला जब भी आएगा ना तो इसमें थोड़ा सा ध्यान से रखना लोन पेयर को और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, आगे देखेंगे स्ट्रक्चर, लेकिन थ्योरी पहले जान लो कि sp3d में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमेशा किस पोजीशन पे रखना है, वो एक्सियल पोजीशन पे। ऐसा क्यों होता है? तो एक रूल आता है बेंड्स रूल। ठीक है, उसी के अनुसार ये स्ट्रक्चर ऐसा बनता है। तो ये बेंड्स रूल के अनुसार मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमेशा कहां पे जाएंगे? हमेशा कहां जाएंगे? एक्सियल पोजीशन पे। लेकिन ये बात का ध्यान रहे कि वो सारा बॉन्ड जो है ना सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। कैसा बॉन्ड होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड होगा तो उसके लिए नेक्स्ट पॉइंट लिखना है। यहां पे हम लिखना लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड, लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड। ये ध्यान रखना, लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, आर प्रेजेंट हाँ वैसे उसका पॉइंट अगला करो इन हाइब्रिड और वाइटल, इन ए हाइब्रिड और वाइटल having more percentage of S character, more percentage of S character। ठीक है, अगला पॉइंट लोन पेयर and more S character, percentage of S character percentage of S character then multiple। MB का मतलब है मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, MB का मतलब है मल्टीपल बॉन्ड। ये इतना पहले हमें ध्यान रखना, तभी हम लोग आगे स्ट्रक्चर को सही ढंग से बना सकते हैं। ठीक है, वरना स्ट्रक्चर हमारा हमेशा गलत बनेगा। ऐसे स्ट्रक्चर लिखे निकाल कैरेक्टर कहां पे है? 1 करके जैसे है ऊपर वाला पॉइंट को ऊपर हम यहां भी लिख दिया, कोई बात नहीं। एस कैरेक्टर है, हो गया यहां तक। अब यहाँ पे देखो हम कुछ रूल बता रहे हैं, तो स्ट्रक्चर कैसे सबका बनाना है। ठीक है, अगर ये हो जाए तो बता दो। लिखो, हो गया? हाँ एलबी मतलब मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल मतलब डबल ही आएगा यहाँ पर, मतलब बॉन्ड ऑपरेटर आएंगे हाइड्रोजन वगैरह वाटर डबल, मतलब कोई भी हो डबल और ट्रिपल उससे मतलब मल्टीपल बॉन्ड जब होगा तो ये काम करेगा। अच्छा ये सब पॉइंट थोड़ा बहुत याद है क्या? एस कैरेक्टर अगर इंक्रीज करता है तो ऑर्बिटल का लेंथ क्या होगा? डिक्रीज होगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ क्या हो जाएगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ घट जाता है। एक दिन ऐसे करके बताए थे ना, एसपी वाला थोड़ा ऐसे बनाए थे, बल्कि बनाए थे, थोड़ा बनाए थे, एसपी वाला थोड़ा और लंबा हो गया था, एसपी वाला थोड़ा और लंबा हो गया था, ऐसा याद है? ठीक है, तो उसी पॉइंट पर ऐसे लिख सकते हम लोग कि एस कैरेक्टर जहां जहां बढ़ेगा, ठीक है, ऑर्बिटल का लेंथ मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल का लेंथ क्या हो जाता है? घटता है। यहाँ पे देखो क्या होता है, एस कैरेक्टर 50% होता है, यहाँ पे कितना हो जाता है? 33%, मतलब 33 मतलब यहाँ पे कितना होता था? 25%। तो जैसे जैसे एस कैरेक्टर घट रहा है ऑर्बिटल लेंथ बढ़ रहा है, और ऊपर से जाते हैं कि जैसे जैसे बढ़ रहा है ऑर्बिटल लेंथ घट रहा है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। ये तो बात हो गई यहाँ पे। अब एक यहाँ पे देखो एस कैरेक्टर निकालने का फॉर्मूला आता है। एस कैरेक्टर निकालने का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है ध्यान से देखना।
ये है cos थीटा बराबर, सबका जरूरत पड़ेगा कहीं कहीं, cos थीटा बराबर होगा s बटा s माइनस 1, s बटा s माइनस 1, ठीक है। ये फ्रैक्शन ऑफ s कैरेक्टर है, या ये बराबर होता है p माइनस 1 बटा p। ये फॉर्मूला पहले ध्यान रखना है, ये हम लोग किसके लिए यूज करेंगे, टू कैलकुलेट ऐसे लिख देते हैं इसको, यूज टू कैलकुलेट S and P कैरेक्टर, और यहाँ थीटा का एक रेंज होगा, थीटा का रेंज क्या है, 90 से लेकर 180 डिग्री, ठीक है। इसी रेंज का एंगल होगा तो हम लोग इसे S कैरेक्टर निकाल सकते हैं, बात समझ में आ रहा। और ऑब्वियस है ये जो S है ना, ये फ्रैक्शन ऑफ S कैरेक्टर है, क्या है ये, फ्रैक्शन ऑफ S कैरेक्टर। हाँ वही हो रहा है, ठीक है। S कैरेक्टर हो गया, S मतलब ये फ्रैक्शन ऑफ S कैरेक्टर है। सिमिलरली P जो होगा वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ P कैरेक्टर होगा, ऐसा कुछ है, फ्रैक्शन ऑफ P कैरेक्टर है। 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच का ये रेंज कवर करेगा, ठीक है। अब जैसे देख लो, तुमको क्या करना है, अगर कभी भी किसी भी एटम के बीच का बॉन्ड एंगल मालूम है और कहेगा उस हाइब्रिड ऑर्बिटल गैस कैरेक्टर निकालिए, तुम ऐसे निकाल सकते हो। हम एक एग्जांपल अभी दे रहे हैं, ध्यान से देखना। जैसे मान लो हम यहाँ पे कंपाउंड लेते हैं PCl5 है, ये क्या है, PCl5 है, कुछ ऐसा करके बनाया हुआ। तुमको ये मालूम है कि यहाँ पे ये बॉन्ड एंगल 120 का होता है और ये वाला बॉन्ड एंगल 90 का होता है, ठीक है। हम कह रहे हैं क्या, 90 डिग्री ये ऑर्बिटल और ये भी तो हाइब्रिड ऑर्बिटल ही है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में अगर तुम S कैरेक्टर निकालो तो देखो क्या हो जाएगा, इस वाले के बीच का S कैरेक्टर निकालो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितना S कैरेक्टर होगा, इसमें कितना S कैरेक्टर होगा, तो क्या करना होगा मालूम है, cos कितना रख देना होगा, cos होगा S बटा S माइनस 1। P कैरेक्टर निकालोगे तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, S कैरेक्टर निकालना तो वो वाला लगाना। अब देखो यहाँ cos का वैल्यू कितना रख देंगे, थीटा की जगह पर कितना रख देंगे, 90, ये कितना हो जाएगा, S बटा S माइनस 1। cos 90 कितना होता है, सही बोल रहे हैं सर, कि हमको ये सब मालूम नहीं है। S बराबर कितना हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है क्या। अब तुम सोचो ये कितना बड़ा लोचा है, लोचा ये है कि तुम इस हाइब्रिडाइजेशन को क्या बोलते हो, sp3d, तो sp3d यहाँ भी है, sp3d यहाँ भी है, sp3d यहाँ भी है, sp3d यहाँ भी है। तो जब sp3d है तो sp3d में तो हर एक में s कैरेक्टर आना चाहिए, लेकिन इसमें देखो फॉर्मूला क्या बता रहा है, 0 S कैरेक्टर, मतलब परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर क्या है, 0 है। बात समझ में आ गया। तो इससे ये समझ में आया कि sp3d जो है ना, ध्यान से सुनना, sp3d जो है वो हमेशा तुमको इसे दो पार्ट में समझना होगा कि sp3d जो है वो क्या है, नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल है, नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल है। क्योंकि ये एक जैसा नहीं है, ये दो पार्ट में, दो पार्ट करने का मेरा मतलब ये है कि ये sp2 में होगा और pd से मिलके बनता है। तो समझ में आ रहा क्या, sp3d को हमेशा हम कैसे ट्रीट करेंगे, sp2 और pd का सम, अगर इस दोनों को जोड़ दोगे तब जाकर क्या बनेगा, sp3d बनेगा। हाँ दोनों का अलग अलग, यहाँ डाटा तो ही बता रहा ना, अगर इक्विवेलेंट होता सब, जैसा कि अभी तक हम लोग देख रहे थे sp3 सब इक्विवेलेंट था, तो वैसे में यहाँ S कैरेक्टर 0 नहीं आना चाहिए था। अगर S कैरेक्टर 0 आ रहा है इसका मतलब है कि sp2 में होगा और ये क्या होगा, pd मिक्सिंग होगा। तो ये ध्यान रखना है कि sp3d वाले में एक्सियल पोजीशन का जो मिक्सिंग है वो कौन सा है, पीडी मिक्सिंग है, ये है एक्सियल वाला, ये क्या है एक्सियल, और ये क्या हो जाएगा इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल। और ये तुम निकाल भी सकते हो, अगर मान लो 120 वाला निकालोगे ना तो ये तुम्हारा इसमें 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 आएगा 33.3, जैसे देख लो निकाल के। अगर मान लो cos थीटा बराबर रख देते हैं s/s-1, तो थीटा का वैल्यू कितना रख देंगे इक्वेटोरियल के लिए, बताओ 120 रख,
s बटे s माइनस 1 होगा। cos 120 का वैल्यू बता। cos 120 cos 120 1/2 या माइनस 1/2 जितना भी होता है उतना माइनस होता है साइन माइनस होता है कुछ बोल रहा है यहाँ से देख लो तो कितना जाएगा। अब मैं गलत बताऊंगा तो मैं तो पढ़े नहीं है भाई तो पूछ के सारा मैंने ये 1 माइनस s हो जाएगा क्या 1 माइनस s हो जाएगा देख लो ठीक है। तो ये 3s बराबर कितना आ गया 1 तो s बराबर कितना हो जाएगा। तो हम फ्रैक्शन बोले थे ना कि s हमारा एक्सपोनेंशियल फ्रैक्शन है आया तो 1/3 परसेंटेज में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा परसेंटेज s कितना हो जाएगा 33.33 आता है। अब बताओ 33.33 किसका आता था sp2 वाले का आता था। तो इसका कंफर्म है कि ये और ये sp2 जैसा बिहेव कर रहा है कभी तो ऐसा आ रहा है। तो इसीलिए sp3d को हमेशा दो पार्ट में तोड़ के सोचोगे ठीक है। ये sp2 होता है और pd होता है मतलब इसका जो एक्सियल पोजीशन बन रहा है ना वो p और d के मिक्सिंग से बनता है इसको pd मिक्सिंग बोलते हैं ठीक है। और ये जो इक्वेटोरियल वाला 3 पॉइंट बना है वो किसके मिक्सिंग से बन रहा है sp2 के मिक्सिंग से बन रहा है। ये बात समझ में आ गया। और आगे चल के जब पढ़ोगे ना तो बेंस रूल यही कहता है बेंस रूल यही कहता है कि जिसमें s कैरेक्टर कम होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वहीं पे होगा। अब बताओ तुम्हारे पास ये दोनों पोजीशन का s कैरेक्टर कितना आ रहा है फॉर्मूला से 0% आ रहा और इन तीनों का s कैरेक्टर कितना आ रहा 33.3% आ रहा। तो बताओ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बेंस रूल के अनुसार यहाँ होना चाहिए या यहाँ होना चाहिए यहाँ होना चाहिए। यही चीज हम डायरेक्ट तुमको याद करवा दिए पहले ठीक है। ये बताने से पहले कि जब भी sp3d वाला है ना तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हमेशा कहाँ रखना है एक्सियल पोजीशन पे रखना है बशर्ते कि वो सारा सिंगल बॉन्ड होना चाहिए ठीक है। डबल बॉन्ड वाला तो कहानी देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला कहाँ रखो देख लो यहाँ पे जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड होता है वो s कैरेक्टर क्या होता है ज्यादा होता है ना। lone pair and multiple bond are present in a hybrid orbital having more percentage of s character। तो अगर sp3d में तुमको कहीं डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा तो बताओ यहाँ बनाओगे या इन तीनों में से कहीं पे बनाओगे। डबल बॉन्ड अगर डबल बॉन्ड बनाना होगा कि यहाँ बनाओगे कि यहाँ बनाओगे इस तीनों में से कहीं भी बनाना होगा क्योंकि डबल बॉन्ड हमेशा उस पोजीशन पे जाएगा जहां s कैरेक्टर क्या है ज्यादा है। और तुमको भी हम पूरा प्रूव करके दिखा दिए हैं कि इस दोनों में s कैरेक्टर कम होता है इस तीनों में s कैरेक्टर ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है। जैसे कि देखो यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं इसी के ऊपर पहले ये इतना लिख लो ये इतना पहले लिखो स्ट्रक्चर जब भी बनाओगे ना तो उसमें सारा रूल लगा के बनाना होता है तब सही स्ट्रक्चर होगा नहीं तो कैसे भी खींच लोगे ना तो स्ट्रक्चर सही नहीं होगा ठीक है। जैसे देखो अभी एक एग्जांपल लेंगे और उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तुम बताना कौन सा स्ट्रक्चर सही है। कभी भी ऐसे कैरेक्टर निकालना तो इससे निकाल सकते हो ठीक है। कैसे बोले मैं तो कितना दिख रहा है रेडी है क्या नहीं दिख रहा करी करना चाहिए इसको मिटाओ क्या ऊपर वाला मिटा सकते हैं ना। अब जो अभी पॉइंट मिटा रहे हैं उसी के ऊपर देखो एक सवाल है ध्यान से देखना। तुमको किसी ने बोला कि SOCl4 लेते हैं क्या ले लिए हम लोग SOCl4 ले लिए ठीक है। इसका तुमको स्ट्रक्चर बनाना ठीक है इसका तुमको स्ट्रक्चर बनाना ऐसे क्वेश्चन फॉर्मेट करते हैं which of the given structure of SOCl4 is correct
ठीक है। तो अब अभी ध्यान रखना, कोई भी स्ट्रक्चर अगर तुमको बनाना हो ना तो सबसे पहले तुम्हें क्या उसका मालूम करना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अगर तुम इसमें SOCl4 का हाइब्रिडेशन निकालते हो तो कितना आता है, तो कहीं भी कॉपी के साइड में एक कोने में तुम ऐसे करके सोचोगे इसका हाइब्रिडेशन कितना है, तो इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब देख लो यहाँ पे बॉन्ड भी कितना बनाना पड़ेगा, तो 4 तो क्या है क्लोरीन ही है, तो 4 क्लोरीन लेंगे इसका इलेक्ट्रॉन, और बाकी एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, तो इसका मतलब इसके पास एक भी लोन पेयर बचा क्या, लोन पेयर तो नहीं बचा। अब बताओ सिग्मा बॉन्ड कितना बना, यहाँ पे जितना है ऑर्बिटल उतना ही सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो सिग्मा बॉन्ड कितना बनेगा, सराउंडिंग एटम 4 है 5, तो जितना सराउंडिंग एटम होता है उतना ही सिग्मा बॉन्ड होता है, तो 5 तो सिग्मा बॉन्ड हो गया। लोन पेयर तुम ऐसे करके चेक कर लिया है नहीं, इसका मतलब हाइड्रोजन कितना आएगा, sp3d, sp3d 5 में sp3d होता है, और जब भी sp3d आया तो तुमको हमेशा 5 लाइन किस तरीके से ड्रॉ करना होगा, जैसे मन करेगा वैसे ड्रॉ करोगे, क्या कि एक अरेंजमेंट में ड्रॉ होगा, एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट में ड्रॉ होगा, देख लो ऐसे आ गया, कोई दिक्कत। अब हम यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर ऐसे बना के दे दे रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर बना दिए, यहाँ पे Cl रख 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 दिए। हम एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं, ध्यान से बस देखना, ये सब सवाल अक्सर गलत ही लोग करते हैं। ये हो गया, ठीक है, हम एक और स्ट्रक्चर ऐसे बना दिए, ठीक है, तुमको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर सही है, इन दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर सही है, तुम बोलोगे क्या दिक्कत है, दोनों तो सही है, दोनों का स्ट्रक्चर वाइज ही बनाया हुआ, दोनों ट्रायंगल बनाया हुआ, ये ट्रायंगल बाइग्राम बना, सही कौन सा है पुलिस बता, सेकंड या फर्स्ट, दिमाग लगाओ, अभी थोड़ा देर पहले डील किए थे। दो हाइब्रिडेशन जो ना बहुत क्रिटिकल है, खास करके sp3d, इसके साथ बहुत सारा पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे नहीं कहेंगे तुमको लगा दो सही हो जाएगा। अब देखो किसी ने कहा फर्स्ट फर्स्ट, जिसका भी बोलना है वो गलत है, अगर ऐसे बना दिए तो ये स्ट्रक्चर गलत बना हुआ है, ठीक है, क्यों गलत बना हुआ है वो शायद तुमको पता होना चाहिए। अभी देखो हम क्या लिखे थे कि sp3d हो या कोई भी हो, ठीक है, उसमें हमेशा कहीं भी अगर मल्टीपल बॉन्ड बन रहा है तो मल्टीपल बॉन्ड हमेशा उस पोजीशन पे जाता है जहां पे s कैरेक्टर क्या होता है, ज्यादा होता है। और अभी तो तुमको सिखा दिए, ये याद रख लो, बार बार फॉर्मूला तो नहीं लगाओ बार बार इतना, ठीक है, ये तो हम बस ऐसे शो करके बताएं कि ये याद रख लो, sp3d वाले में एक्सियल पोजीशन p और d मिक्सिंग से बनता है, और pd मिक्सिंग का मतलब वो उसमें s है ही नहीं, तो s कैरेक्टर यहाँ क्या होता है, 0 होता है, और इस तीनों में s कैरेक्टर 33.33% है। रूल क्या कहता है कि जहां भी आपको मल्टीपल बॉन्ड बनाना होगा ना, आप वहां पे बनाइए, उस हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाइए मल्टीपल बॉन्ड जिसमें s कैरेक्टर क्या हो, ज्यादा हो। तो बताओ यहाँ जो मल्टीपल बॉन्ड बना है इसमें s कैरेक्टर तो 0 था, इसके साथ तो ये रूल गलत हो गया, पेंसिल के अनुसार ये स्ट्रक्चर क्या है, गलत है। बात समझ में आ रहा है, यहाँ वाला सही है, इन तीनों में से कहीं भी हम इसको रख देंगे तो ये सही हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, तो ये सब ध्यान रखो, तभी बनेगा सवाल सही सही, नहीं सोचोगे जैसे मन करे वैसे जोर दे सी डायग्राम बना के तो सही नहीं होगा। अगला आते हैं इसके ऊपर, हाँ अब कोई एक चीज और आपसे पूछ सकता है, यहाँ पे तुम लोग के मन में डाउट नहीं आया, सर आपको ये भी लिखना है कि मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को एक्सियल पोजीशन पे जोड़ना है, तो अगर उस हिसाब से देखते हैं, उस हिसाब से देखते हैं तो ऑक्सीजन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कौन है, तो उस हिसाब से फिर ये इसको यहाँ जाना चाहिए था, लेकिन ये वाला बात तब सही होता है जब मल्टीपल बॉन्ड नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है, मल्टीपल बॉन्ड के लिए हमेशा वही चीज फॉलो करना, मान लो सब सिंगल बॉन्ड से होता है, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर हम आपको बनाना है, PCl3F2 बनाना है, PCl3F2 बनाना है, इसका तो हम ये स्ट्रक्चर बना खुद दे दे रहे हैं, तुमको बताना कौन सही है कौन गलत है, इसका तुम हाइड्रेशन जल्दी से सोच लो अपने मन में कितना आ रहा है, हाइड्रेशन सारे लोग सोच के देखो, क्या यहाँ पे sp3d आएगा हाइड्रेशन, देख लो sp3d, ठीक है, और जब sp3d आया तो p के चारों तरफ जो बनाओगे 5 लाइन वो तुमको इसी शेप में बनाना होगा, ये फिक्स हो चुका है, कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है तो ये पांचों बॉन्ड एक फिक्स डायरेक्शन से बनेंगे, ऐसा बन गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हम ऐसे स्ट्रक्चर बना दिए, ठीक है, एक स्ट्रक्चर मान लो हम ऐसे बना दिए, एक स्ट्रक्चर ये बना दिए, ठीक है, दूसरा कोई कहता है क्या कि ये ऐसा बनाया हुआ है,
तुमको बताना कौन सा स्ट्रक्चर सही है। सही स्ट्रक्चर के बारे में तुम्हें बताने हैं। रुको सब करो, सब करो पूरा। ये तुम्हारे सामने इसका इतना सारा स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ, ठीक है। तुम्हें बताना है ये कौन सा स्ट्रक्चर इसका सही है या सब सही है। कितना बता दो PCl3F2 का कौन सा दिया गया स्ट्रक्चर सही है, सब सही है। देख लो, रूल लगा में कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। रूल लगा देते हैं। sp3d है तो पहले तो वही स्ट्रक्चर सही होगा जिसका ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल देखना चाहिए। तो ज्योमेट्री बाय तो सब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल दिख रहा है। अब पोजीशन बाय देखो, लोन पेयर, मल्टीपल बॉन्ड, मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये सब का पोजीशन सही है क्या। तो क्या बताएं कि जब सराउंडिंग एटम सारा सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसमें देखो डबल बॉन्ड तो कहीं आ ही नहीं रहा, सब सराउंडिंग एटम से जुड़ा हुआ, जो एटम है सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ। तो जब सारा बॉन्ड सिंगल बना हुआ रहे तब उसमें हमेशा ध्यान रखना कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किस पोजीशन पे जाना चाहिए, जहां पे s कैरेक्टर कम होना चाहिए। और अभी तुम देख चुके हो sp3d में कौन ऐसा पोजीशन है जहां s कैरेक्टर कम आता है, एक्सियल वाला। तो जितना भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हम कोशिश करेंगे वो एक्सियल पे जाए। तो यहाँ पे देखो क्लोरीन है और क्लोरीन है, क्लोरीन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका जा रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो किसका जा रहा है। मतलब ये जो बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमेशा तुमको एक्सियल पे लगाना, ये तभी सही होगा जब वो सारा बॉन्ड कैसे बन रहा होगा, सिंगल बॉन्ड बन रहा होगा। मल्टीपल बॉन्ड आ जाएगा तो फिर मल्टीपल बॉन्ड वाला रूल लगा दो, ठीक है। अब बताओ, इसमें एक्सियल पे है क्लोरीन, लेकिन ये कहां आ गया, इक्विटोरियल पे आ गया, ये उतना सही नहीं है, ठीक है। इससे भी और सही स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है। क्लोरीन हर हमेशा कहाँ होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था इस समय। अब देखो इसमें क्या देखना, तो ये स्ट्रक्चर सबसे सही है। ये बात समझ में आ रहा है। ऐसे नहीं कि sp3d आया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल किसको कहीं कहीं रख दे सही हो जाएगा, तो दिक्कत क्या है। तो ये कहानी समझ में आया पहले क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज इसका बना देखते हैं, इसका बना देखते हैं। और ये सारा काम जो ये रूल लगा रहे हैं वो सर एक मकसद से लगाते हैं कि रिपल्सन स्ट्रक्चर में कम आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम स्केलर ट्री बनाते हैं, क्या बोले, मल्टी करेक्ट तो फर्स्ट नहीं डालते ना, मल्टी सही है कि नहीं, तो मल्टी करेक्ट का क्या मतलब है, सही है ही नहीं ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर सही है ही नहीं। मल्टी लिखा तो सिंगल आंसर करते हैं, मल्टी का मतलब पार्शियल से यूज करेंगे। मल्टीपल का आंसर करने मतलब क्या है, एक से ज्यादा सही होगा तब ना। तो स्ट्रक्चर तो सिर्फ एक ही सही है ना, सब गलत ही है, सब गलत है। इसकी बात कर लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं खुद, तुमको बस बताना सही कौन सा है, ठीक है, तुम्हें नहीं बनाना, तुम इतना कष्ट मत करो। शायद इसके अंदर दो लोन पेयर आ रहा होगा, हाइब्रिडेशन sp3d ही है, हाइब्रिडेशन sp3d ही है, इधर सब लिख लेना। यहाँ पे देख लो, फिर से हम ऐसे बना देते हैं, तुमको बताने हैं ये कौन सा स्ट्रक्चर सही है। ये दो हो गए, सब्र नहीं करोगे यहाँ पे, मतलब कोई कंफर्म हो गए, कहीं नहीं कंफर्म तो हो ही गया, उसमें क्या दिक्कत है। चलो इन चारों में बताना ClF3 का कौन सा स्ट्रक्चर सही ड्रॉ किया हुआ है। चलो ये रहा तुम्हारा 1, ये रहा तुम्हारा 2, ये रहा तुम्हारा 3 और ये रहा 4 स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ। चारों में कौन सही है, दिमाग लगाओ आंसर का। सेकंड और कोई थर्ड भी सही है, क्या दिक्कत है इसमें। हाँ तो हम क्या बोले, लोन पेयर कहाँ होना चाहिए, मतलब
नहीं ऐसा तो बोले। हम क्या बोले ध्यान से सुनो। हम बोले sp3d वाले में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर सिंगल बॉन्ड से सब जुड़ा हुआ तो HCl पर रखना है, रख दिए। ठीक है, लोन पेयर कहाँ रखने बताया गया। रूल देखो ना, लोन पेयर कहाँ पे होता है, जहाँ पे एस कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो तुमको मालूम है ना एस कैरेक्टर इस दोनों बॉन्ड में ज्यादा होता है या इस तीनों बॉन्ड में ज्यादा होता है। इक्वेटोरियल में ज्यादा होता है, फॉर्मूला से देख चुके 33% आता है। इसका मतलब जब भी लोन पेयर रखाएगा तो हर हमेशा कहाँ पे वो जाना चाहेगा, इक्वेटोरियल पे ही जाना चाहेगा। तो इसमें देखो इक्वेटोरियल है और यहाँ पे एक्सियल है, तो ये तो काम खत्म हो गया। दोनों लोन पेयर है तो इक्वेटोरियल पे जाना चाहिए था उसको। यहाँ पे देखो दोनों इक्वेटोरियल पे है ना। अब देखो कॉपी पे लगता है ये दोनों अलग है, कोई अलग नहीं। इसका भी बॉन्ड एंगल 120 का है, इसका भी 120, इसका भी 120। मतलब जब ऑर्बिटल रहेगा तब की बात कर रहे हैं। तो ये तीनों पोजीशन आपस में आइडेंटिकल है, कहीं भी दो पे रखोगे तो इक्वेटोरियल ही माना जाएगा ना। तो यहाँ भी तो इक्वेटोरियल पे है, यहाँ भी तो इक्वेटोरियल पे है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ में बात आ रहा है क्या, कोई दिक्कत। हाँ, इसका ज्योमेट्री बता दो क्या होगा। ज्योमेट्री क्या होगा, ये तो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री था, इसका रियल ज्योमेट्री क्या बोलोगे। इसका रियल ज्योमेट्री क्या होगा, ये कौन सा सेट है ना, याद करो। ये दोनों लोन पेयर यहाँ रहता था, ये किससे हटा दो ना इसको, लोन पेयर को हमेशा एलिमिनेट कर दो। 600 नहीं है ना, अरे ये हटा दो, पिक्चर में नहीं आएगा। ऐसे दिख रहा चिरकुट नहीं समझ आ रहा तुमको। ये क्या है, बैंड टी है, बैंड टी से है, बैंड टी से समझ आ रहा क्या कैसे करना है। वो बनेगा वैसे ही ना, हम अभी बना दिए ना। वो लोन पेयर का रिपल्सन लगेगा तो अपने पेंट हो गया बना। अब इंची टेप लगा थोड़ी ना अपना कितना झुकाना कैसे कर ले। अरे तो झुका तो है फिर ध्यान रखना ना। जल्दी से इसको लिखो। अब समझ में आया क्या स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। अब तो गलत नहीं करोगे ना। इसका चरण वैसे लगा हुआ है तो एग्रीकल्चर में करने का देखते कहाँ दिन भर तो काम नहीं करते। काम नहीं रहे दिन भर तो क्लास चल रहा है। हमारा मोबाइल कहाँ यूज होता, रात में 8 बजे 9 बजे 10 बजे शुरू हुआ, 12-1 फिर हमारा व्हाट्सएप चला है। टाइम था हम लोग के पास तो बहुत टाइम। चलिए इसको जल्दी से लिखा जाए। अब स्ट्रक्चर में समझते खास करके sp3d वाला ज्योमेट्री कभी गलत नहीं होना चाहिए, कुछ कोई भी आ जाए। ठीक है, यही 2 पॉइंट याद रखना है तो काम हो जाएगा। देंगे अभी हम बना लेते हैं। तुम्हारे पास क्या है बनाने का स्ट्रक्चर तो आराम से बनाओगे, दनादन करके बनेगा। देखो तो लाइन मार देना। सही बात है, पति है लाइन मार तो बन जाएगा। अगर इसकी बात कर ले तो थोड़ा हमको बना के दिखाओ। इसकी बात कर ले, इस स्ट्रक्चर को तुम्हें खुद से बनाना। अब हम इसको मिटा दे रहे हैं। ये दिया नहीं लिखा लिखिए मिटा दे जल्दी करो। तुम लिखिए ना तब लिखिए। अरे लिखने से जितना जरूरत है तो लिख लेना। बेंच रूल बड़ा खतरनाक चीज है, वो आगे और अभी आएगा। अभी तो लिखे नहीं है बेंच रूल, बस इस मतलब उसका स्टेटमेंट लिखे हैं। बिना बेंच रूल को ध्यान में रखकर अगर स्ट्रक्चर बनाते हो, बॉन्ड एंगल कंपेरिजन कर लो, बॉन्ड लेंथ कंपेरिजन कर लो, तो सब बेंच। ठीक है, बेंच रूल का इफेक्ट सब में रहता है। बॉन्ड एंगल हो गया, बॉन्ड लेंथ हो गया, ये सब बेंच रूल के अनुसार ही लिखते हैं। जहां को डायरेक्ट लिखा दीजिए, सिर्फ दो ये सिर्फ दो पढ़े नहीं है, उसका सारा स्टेटमेंट हो गया, वो आगे पढ़ेंगे। और पहले तो
मत करो, तुम लोगों को ज्योमेट्री याद नहीं हो रहा है, ज्योमेट्री एक दो बार देखो तब याद होगा, ठीक है। कम से कम वर्डिंग को दिमाग बैठा हो, टी शेप नाम का कोई चीज होता था, बेंच नाम का कोई चीज होता था, वही याद नहीं रखोगे तो फिर दिक्कत होगा। नहीं बनाने आता, बनाने क्या है, सब अलग अलग बता दी, उसके बाद ये सब बात दिल दुखा दिया। इसका जल्दी से करो, PCl3F2 PCl2F3 है, PCl2F3 का स्ट्रक्चर देखना चाहिए सबका, जल्दी से बना के दिखाओ हमको। PCl2F3 का स्ट्रक्चर जल्दी से जवाब करो ना, दूसरा सर बनाएंगे थोड़ा सा जल्दी। PCl2F3 का स्ट्रक्चर बनाना, हाँ सब सही कोशिश करनी है, हो जाए तो बढ़िया, नहीं हो तो ठीक है, ठीक कम से कम रख सकते हैं ना, तीसरा नहीं रखा पाएगा। देखो क्या करना है ना, एसपीटी आ गया, तुमको बनाना भी ऐसा ही है, तुमको बनाना भी ऐसा ही है। अब ध्यान से देखो, अरे साथ ध्यान से देखो, PCl2F3 जो है, इसमें ना वो क्लोरीन है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो क्लोरीन होगा, और तुमको मालूम है सब सिंगल बॉन्ड से बनाना है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमेशा कहां रखा जाएगा, एक्सियल पे रखा जाएगा। तो एक्सियल पोजीशन तो दो ही है, लेकिन एटम 3 है, तो कम से कम दो को तो रख ही सकते हो ना, दो को रख दो। अब 3 वो थोड़ी यहाँ बोलने देते, तो मजबूरी है कि हम वहां नहीं रख सकते, तो ट्यूटोरियल पे ले जाएंगे, तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा ना, ये स्ट्रक्चर सही है, ये स्ट्रक्चर सही है, समझ में बात आया क्या? कर लोगे ये सारा चीज, बोलोगे हाँ जी, कहीं यहाँ पे रख देगा तो भी सही है। अब इसको कोई डाउट करने कोई बात ही नहीं है, तीनों ट्यूटोरियल बराबर है, अरे तीनों ट्यूटोरियल बराबर है। यहाँ तीनों एक जैसा है, इसमें कंफ्यूज मत हो, ठीक है। वो यहाँ रखा, यहाँ रखा, उससे कोई लेना देना नहीं। कर लोगे क्या, बोलो, हो जाएगा ये? अब यहाँ से एक चीज और बताना है, ये नोट करके लिखना चाहो तो देख लो। अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है, ये सब देखो छोटा छोटा पॉइंट है जो हर जगह लगता है, ठीक है। अगर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर को बढ़ाओगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाता मालूम है, बढ़ जाता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी BDE भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा, बॉन्ड लेंथ घट जाएगा। ये तीनों चीज ऐसे याद रखोगे। एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, स्ट्रेंथ अगर बॉन्ड का बढ़ जाएगा तो उसको तोड़ने में तुमको ज्यादा एनर्जी लगेगा, जिससे हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं, वो भी बढ़ जाएगा। और बॉन्ड लेंथ क्या हो गया होगा, कम गया होगा, क्योंकि अट्रैक्शन के कारण दो एटम बहुत पास आ गए। क्लियर है? अब इसी के ऊपर देखो एक ऐसा सवाल तुमसे पूछेगा, कल ये स्टेटमेंट भी लिखा चुके हैं, उसी के ऊपर सवाल है, ध्यान से देखना।
कहता है कि which is correct about PCl5, which is correct about PCl5। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया और ध्यान से देखना क्या क्या लिख रहे हैं। एक्सियल ऑर्बिटल लेंथ इज greater than equatorial orbital length। तो ये सब ध्यान से ना रखना पड़ेगा याद तुमको कि कब किसको कैसे निकालना। ऑर्बिटल लेंथ किससे निकालता है, जो बता दो। ऑर्बिटल लेंथ जब थोड़ा देर पहले बताया कि हाइब्रिड ऑर्बिटल का लेंथ किससे निकलता है, एस कैरेक्टर से जज होता है। एस कैरेक्टर अगर बढ़ाओगे तो लेंथ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। बात समझ में आ गया। और किसमें कितना एस कैरेक्टर है तुमको मालूम हो गया sp3d वाले में, तो उस अनुसार तुम आंसर करोगे इसका। दूसरा कह रहा है कि एक्सियल बॉन्ड लेंथ डियर मतलब बॉन्ड लेंथ तो पूरा लिख देते हैं बॉन्ड लेंथ। और ये जरूरी नहीं है ना कि मॉलिक्यूल दे दिया हाइड्रोजन निकालने आ गया तुम्हारा काम खत्म हो गया। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे सवाल हैं, समझ रहे हो। तो सारा सवाल लोग धीरे धीरे करके सीख रहे हैं, सिर्फ हाइड्रोजन निकालना काम नहीं है। हाइड्रोजन तो बहुत प्राइमरी चीज है, वो तो बस निकाल लिए, उसके बाद सारा सवाल बनेगा। फिर एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन, और ये हम लिखे भी हैं कल, ग्रेटर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। अच्छा, बॉन्ड लेंथ और ऑर्बिटल लेंथ में डिफरेंस समझ में आता क्या? वो भी शायद कल लिखे हुए थे, वो भी कल लिखा गया। ऑर्बिटल लेंथ और बॉन्ड लेंथ में डिफरेंस होता है, ठीक है। तीसरा पार्ट है कि एक्सियल ऑर्बिटल लेंथ इज लेस देन इक्वेटोरियल ऑर्बिटल लेंथ। और चौथा उसी के अपोजिट में चलेगा, एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज लेस देन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। इसका आंसर करना है बी। ऑर्बिटल लेंथ एस कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ऑर्बिटल लेंथ किसके ऊपर डिपेंड करता है? एस के ऊपर डिपेंड करता है। देखो PCl5 है, PCl5 का मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है? sp3d। तो क्या तुमको sp3d में ये मालूम नहीं है? क्या sp3d में तुमको ये मालूम नहीं है कि ऑर्बिटल लेंथ में कौन सा s कैरेक्टर ज्यादा रखता? बता दो। s कैरेक्टर किसमें ज्यादा हुआ, एक्सियल वाले में या इक्वेटोरियल वाले में? s कैरेक्टर ज्यादा किसमें होता है, इसमें या इसमें? इक्वेटोरियल में s कैरेक्टर ज्यादा होगा, और s कैरेक्टर ज्यादा होगा है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का लेंथ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा क्या? इसका मतलब कि एक्सियल ऑर्बिटल लेंथ जो होगा वो ज्यादा होगा इक्वेटोरियल वाले से। तो ये ऐसा ऑप्शन कहां पे दिख रहा है तुमको? एक्सियल ऑर्बिटल लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल ऑर्बिटल लेंथ। ये तो है ही, ये तो है ही, सही क्लियर है। अब देखो क्या बोले थे, अगर बॉन्ड लेंथ देखना होता तो बॉन्ड लेंथ कैसे देखते हैं? बॉन्ड लेंथ देखते हैं क्या, ऑर्बिटल लेंथ में कोई एटम आके बॉन्ड बनाता है तो उसके साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर साइज तुम्हारा सब बराबर है एटम का, यहाँ पे देखो सब का सब क्या है, क्लोरीन ही है। एक्सियल पे भी क्लोरीन है, इक्वेटोरियल पे भी क्लोरीन ही है। तो जब साइज बराबर ही हो गया तो ऑर्बिटल लेंथ के अनुसार ही बॉन्ड लेंथ भी आएगा। समझ में बात आ रहा है क्या? तो इसका मतलब ये होगा कि हाँ ऑर्बिटल ये एक्सियल बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे? तो पहला दूसरा आंसर ही सही है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो क्या ये ऐसा हमेशा होगा क्या कि एक्सियल बॉन्ड लेंथ हमेशा ग्रेटर हो जाएगा इक्वेटोरियल वाले से? क्या नहीं होगा, ये एटम के ऊपर डिपेंड करता है। वो आगे हम सवाल करते हैं, पहले ये लिख लो, पहले ये इतना जल्दी से लिखो।
सराउंडिंग एटम जब सेम होगा ना, सराउंडिंग एटम जब सब सेम होगा तभी ये बात हमेशा सही होगा, वरना ये बात हमेशा सही नहीं होगा। लेकिन ये वाला चीज हमेशा सही होगा, ये वाला चीज हमेशा सही होगा। जल्दी से इसको लिखो, फिर इसी में थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। छाप अब इसी सवाल को कोई न्यूमेरिकल ऐसे लैंग्वेज वाइज ना देखो तो कैसे बना देगा? सवाल अलग अलग तरीके से बना सकता है, एक ही कंपाउंड है, दुनिया भर का सवाल इसी में तुमको मिल जाएगा, लेकिन ढूंढना पड़ेगा सवाल, तुमको खुद से बनाना पड़ता सवाल को। बुक वाला सवाल देखोगे तो बस वही हाइड्रेशन पूछ दिया, ज्योमेट्री पूछ दिया, शेप पूछ दिया, कहानी खत्म, ठीक है। इससे ज्यादा तुमको नहीं मिलेगा, लेकिन इसके अंदर तुमको खुद दिमाग लगा के खोजना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेम सवाल है, अब कैसे दे रहे हैं ध्यान से देखना। ये है x और ये है y, ठीक है। अब कह रहा बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? x बराबर y पहला, x ग्रेटर देन y दूसरा, y ग्रेटर देन x तीसरा, और चौथा कह रहा है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, CND कांट बी डिटरमाइंड। कहता है कि बताइए इनमें से कौन सा रिलेशन सही है? फास्फोरस और क्लोरीन यहाँ भी है, फास्फोरस और क्लोरीन यहाँ भी है। कहता फास्फोरस क्लोरीन ये वाला बॉन्ड लेंथ x है, कहता ये वाला बॉन्ड लेंथ y है, तो कहता बताइए क्या रिलेशन है? दोनों बराबर होंगे या अलग अलग होंगे? बराबर तो नहीं होगा, इतना सबको समझ में आ रहा है? बराबर तो नहीं होगा, इतना समझ में आ रहा है क्या? ऐसा सवाल आए तो कभी बराबर मत कर देना कि आप कर रहा है, ये भी फास्फोरस क्लोरीन, ये भी फास्फोरस, ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अनुसार या कैरेक्टर के अनुसार सबका लेंथ अलग अलग होता है। अब बताओ क्या अभी लिखा हुआ ऊपर, ये है इक्वेटोरियल बॉन्ड, ये है एक्सियल बॉन्ड, तो एक्सियल वाला ज्यादा होता है, तो एक्सियल वाला ज्यादा मतलब वाई ज्यादा होना चाहिए, इसका मतलब ऑप्शन ये हो जाएगा। क्लियर है ये बात? बॉन्ड लेंथ इसका एस कैरेक्टर यहां पे ज्यादा होगा, तो बॉन्ड लेंथ कम है, एस कैरेक्टर बॉन्ड एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, तुम कह रहे हो एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, और एस कैरेक्टर जब बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है? तो लिखा हुआ तो ऊपर एस कैरेक्टर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, तो बोल तो रहे कि एक्स कम है, एक्स कम है भाई से क्या दिक्कत है? लिखो इसको, समझ रहे हो सवाल कैसे कैसे बन रहा है? अब इसी में देखो हम यहाँ पे चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग है। हाँ जी नोट तो करते जाओ, तुम लोग अलग अलग लिखना, तुम लोग वही कटकुट मत करना, सब अलग अलग सवाल लिखना, ठीक है। ये ऑप्शन सिर्फ हमारे पास है कि नहीं? कि हम यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, ध्यान से देखना। चलो ये तो यही लिखते हैं, और ये वाला हम यहाँ पे अभी ये लिखे कि नहीं तुम लोग? चलो लिखो 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 लिखो, अच्छा जैसा हम करें एक लिख लेना, अगला में दो ही ऑप्शन देते हैं। ज्यादातर जगह देखो ऐसे तुमको इतना क्लियरली लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। वो बस ऐसे लिखा हुआ था, प्लीज स्केल 5 के रिस्पेक्ट में लिखा देते हैं लोग, वो बात गलत है, ठीक है। एसपीटीडी वाले में ये हर हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं हो, इसको लिखें क्या, ठीक है। अब देखो इसको मिटा रहे हैं, ये मिटा रहे हैं। अब अगर इसका तुम बनाओगे तो ध्यान से देखना कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, ध्यान से देखना सारे लोग। पहले नीचे वाला ही सवाल करना है, फिर ऊपर। इसका अगर बनाओगे क्या ये यहाँ पे लिखना सही होगा क्या? बोलो, यहाँ पे एफ लिखना सही होगा क्या? और इन तीनों में से कहीं एक जगह और एफ लिखना सही होगा, क्लियर है? तो एक जगह और एफ लिख देते, मान लो यहाँ लिख दिए, हो गया। अब ध्यान से देखना, ये बॉन्ड लेंथ और ये बॉन्ड लेंथ आपस में बराबर होगा, क्योंकि एक्सियल इसको हम एक्स मान लेंगे, ठीक है। ये बॉन्ड लेंथ वाई है, क्लियर है, और ये बॉन्ड लेंथ जेड है, ये बॉन्ड लेंथ क्या है? जेड है। अब रिलेशन बताना तुमको क्या रिलेशन होगा,
अब बताना रिलेशन क्या होगा। ये पहला सवाल है, x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z, पहला ये सवाल है, ठीक है। दूसरा हम कह रहा है x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z हो गया। दूसरा में कहेगा कि z ग्रेटर देन x, ठीक है, ये हो गया। और तीसरा में मान लो तुमसे बोला x ग्रेटर देन y, ऐसा करता है दो का ही कंपेरिजन कर लेते हैं। इसको ऐसे लिखो, x का z के साथ हो गया, x का y के साथ हो गया। अब हम लोग को किसको कर लेना चाहिए, y और z नहीं हो रहा है ना, y और z का एक ऑप्शन बना लो, y और z का एक ऑप्शन बना लो, ऐसा। और एक मान लो x ग्रेटर देन z, ऐसे मान लो दिया हो। बताना है किसी कौन कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, कौन कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। देखो कुछ मत करो, पहले हर हमेशा क्या करना है तुमको, एक्सियल इक्वेटोरियल देखना, फिर देखना है एटम का साइज। अब ध्यान से देखो हम इसको करते हैं, इसको ध्यान से देखो करते हैं। ये है फास्फोरस और क्लोरीन, ये है फास्फोरस और क्लोरीन, ये भी है फास्फोरस और क्लोरीन, ठीक है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, ये है एक्सियल और ये है इक्वेटोरियल, ठीक है। तो लेंथ वाइज अगर देखोगे तो कौन सा लेंथ ज्यादा होगा, ऑर्बिटल का लेंथ किसका ज्यादा होगा, एक्सियल वाले का ऑर्बिटल लेंथ ज्यादा होगा, तो इक्वेटोरियल वाले का कम होता है। लेकिन एटम दोनों सेम सेम है, तो जब एटम सेम ही हो गया तो यहाँ डिसाइड सिर्फ कौन कर पाएगा, ऑर्बिटल लेंथ कर पाएगा। ऑर्बिटल लेंथ तो इसी का ज्यादा होता है, मतलब x और y में अगर कोई पूछ दे तुमसे तो कौन ज्यादा होगा, x ज्यादा होगा y से। ये कौन सा ऑप्शन है, वो तो ऊपर वाला ही सवाल हो गया, ये तो कहानी खत्म हो गया, ठीक है। अब देखते हैं x और z का कहानी, x और z का कहानी ध्यान से सुनना। अभी तुमको क्या बोला गया था, अभी तुमको क्या बोला गया था, ये है फास्फोरस क्लोरीन और ये है फास्फोरस क्लोरीन, ठीक है। तो जब ऐसा आ जाए तो अब यहाँ तुम ऑर्बिटल लेंथ से डिसाइड नहीं कर सकते। अब किससे होगा, एटम के साइज से होगा, किससे होगा, एटम के साइज से होगा। बताओ ये क्लोरीन और ये क्लोरीन है, क्लोरीन ज्यादा बड़ा साइज का, ये क्लोरीन ज्यादा बड़ा साइज का, क्लोरीन ज्यादा बड़ा साइज का, इसका मतलब ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा किससे। तो ये देखो अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत नहीं हो रहा, एक्सियल वाला बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, छोटा हो गया, इक्वेटोरियल वाला क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो हर हमेशा एक्सियल वाला बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो, ये जरूरी नहीं है। ये तभी सही होगा जब सारा एटम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। जैसे ये दोनों सेम था तो इसमें एक्सियल वाला बड़ा हो गया, इसमें कौन हो जाएगा, जेड ज्यादा हो जाएगा किससे, एक्स से। तो जेड ज्यादा हो जाएगा एक्स से, मतलब जेड ज्यादा एक्स से, ये भी सही है, ये भी सही है, समझ में आ रहा है। अब एक बार इसको कंपैरिजन करो, अब ये तो दोनों रहा में से वापस एक्सियल ही, ये सॉरी दोनों रहा इक्वेटोरियल ही, तो ऑर्बिटल लेंथ तो वापस भी वही रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे किसे डिसाइड कर लेंगे, किसे डिसाइड करेंगे, साइज ऑफ एटम से। तो साइज ऑफ एटम में ये ज्यादा है, इसका मतलब है कि जेड क्या होगा, ज्यादा होगा y से, जेड ज्यादा होगा y से, मतलब ये तीनों ऑप्शन सही है, ये तीनों ऑप्शन सही है। ये बात समझ में आ गया, कर लोगे ऐसे, ऐसे करना है। मतलब यहाँ पे क्या निकल के आया, यहाँ पे क्या निकल के आया बताओ, कि एटम का साइज अगर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। अगर साइज ऑफ एटम ज्यादा हो गया, साइज ऑफ एटम अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। यहाँ ऑर्बिटल लेंथ काम नहीं करेगा, ठीक है। सीधा सीधा एटम का साइज देख लो, जब एटम अलग अलग हो तो सीधा सीधा एटम का साइज देख लो, ऑर्बिटल लेंथ की जरूरत नहीं है। पहले यही सवाल लिख लेना तुम लोग, उसके बाद लास्ट में ये लिखना, उसके बाद ये खाना पता नहीं है। एक्सियल ऑर्बिटल लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल ऑर्बिटल लेंथ, सही है।
axial PF axial DPF axial DPF is greater than equatorial DPCL। इसी को देखो लैंग्वेज में बनाएगा कैसे बना देगा सवाल, ठीक है। लैंग्वेज में बनाएगा तो ऐसे बना देगा, देख लो। कहता है कि एक्सियल ऑर्बिटल लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल ऑर्बिटल लेंथ। इसमें भी कह रहा है कि एक्सियल वाला ऑर्बिटल लेंथ जो होगा वो इक्वेटोरियल वाले से ज्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है एक्सियल वाला डीपीएफ का मतलब क्या होगा, डी का मतलब बॉन्ड लेंथ, डिस्टेंस, ठीक है। पी और एफ के बीच का जो डिस्टेंस है कौन सा, एक्सियल, क्योंकि इक्वेटोरियल पे भी है ना पीएफ, इसलिए लिखना पड़ेगा एक्सियल डीपीएफ कंपेयर कर रहे हैं, इज ग्रेटर देन किसे, इक्वेटोरियल डीपीसीएल। डीपीसीएल, क्या ये बात सही है या गलत है, सोच के बताना। यहाँ भी तो आंसर किया हुआ, ये वाला बात यहाँ सही होगा कि नहीं होगा, ये वाला बात सही होगा कि नहीं होगा, ये वाला बात हमेशा सही होगा। ऑर्बिटल लेंथ एक्सियल का हमेशा ज्यादा होगा इक्वेटोरियल वाले से, लेकिन बॉन्ड लेंथ हमेशा एक्सियल का इक्वेटोरियल से ज्यादा जरूरी नहीं है। बात समझ में आ गया, ये तो अभी भी सही रहेगा, ये हमेशा सही होता है, ठीक है। ऑर्बिटल लेंथ बॉन्ड लेंथ एटम के ऊपर डिपेंड करता है, ये बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ रहे हो क्या, इसी में लैंग्वेज आप बना लोगे क्या, समझ में आ गया कैसे करेगा। इसको हम हटा ही देते हैं, दो ही लिख लो, कहानी तो समझ में आ गया कैसे करना। तो ये चीजें ध्यान रखनी है कि जब भी एक्सियल और ऑर्बिटल लेंथ ऐसे कंपेयर करना हो तो एटम अलग हो जाए तो सीधा सीधा किससे देख लिया करो, साइज से देख लिया करो। साइज ज्यादा एटम, ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। साइज जब सेम हो जाए ना तब तुमको देखना होगा किसका एस कैरेक्टर ज्यादा है, किसका एस कैरेक्टर कम है। समझ में आ रहा है। तो समझते हैं कुछ कुछ तुमको स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया आ गया होगा, कैसे कैसे सवाल को करने होते हैं। अच्छा, तीनों का कंपैरिजन कर सकते हैं क्या, तीनों को एक साथ कंपेयर कर सकते हैं, एक्स वाई जेड में कौन ज्यादा हो, सबसे ज्यादा फल यही से कर सकते हैं। देखो एक्स और वाई में कौन बड़ा हो गया, मेरे समझ से जेड सबसे बड़ा होगा। अगर तीनों को कंपेयर करें तो जेड सबसे, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद एक्स आएगा, उसके बाद क्या आएगा, वाई आएगा। तीनों का कंपैरिजन करेंगे तो ये आंसर सही है, तीनों का कंपैरिजन करोगे तो ये आंसर सही है। देखो क्लियर है। बॉन्ड लेंथ ही था, बॉन्ड लेंथ ही तो एक्स वाई जेड हो क्या, तो वहां पे जेड सब कुछ ज्यादा दिख रहा है और यहां पे जो है तीनों सबको मिला दो, फ्रॉम 1 to n मिला दी नंबर के तीनों को मिला दो तो भी आ जाएगा। ऐसे सोचो ना, ये है क्लोरीन, ये है क्लोरीन, ये है क्लोरीन, तो अभी कितना बार लेंगे, जब एटम डिफर हो गया तो साइज से देख लो, तो फ्लोरीन वाला बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन बॉन्ड बनाएगा। फास्फोरस के साथ क्लोरीन भी बना रहा, क्लोरीन भी बना रहा, तो ज्यादा एटम किसका साइज बड़ा होगा, क्लोरीन का, तो उसका बॉन्ड तो सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा लिख दे। अब बात आया कि ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, क्या बराबर हो जाएगा, क्या इन्हें बराबर तो नहीं होगा, एक्सियल इक्वेटोरियल का कांसेप्ट लगाएंगे तो एक्सियल वाला क्या होगा, ज्यादा होगा, एक्सियल ज्यादा होगा, इक्वेटोरियल कम होगा, सिंपल हो जाएगा क्या, बोलो जल्दी। अब यहाँ पे लिखना टिप्स टू ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, टिप्स टू ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड।
हाँ ये तरीका है जिससे तुमको स्ट्रक्चर रटना नहीं पड़ेगा, तुम खुद ब खुद सोच सोच के बना सकते हो। बशर्ते जो कोवैलेंसी बताया गया सबका याद होना चाहिए, ठीक है, कि कौन कितना कौन बनाता है। इसको मिटा दूं मैं, पक्का? चलिए अब ध्यान से सुना, हम तुमको स्ट्रक्चर जब ये बताएंगे ना वो सिर्फ बॉन्ड बनाने बताएंगे, तुमको सही स्ट्रक्चर हाइड्रोजन लगा के बनाना होगा। समझ रहे हो क्या? जब भी कोई स्ट्रक्चर बनाते थे हमेशा पहले उसका ज्योमेट्री पता करो, बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड कौन सा एटम कहां पे जाएगा, ये सब ध्यान में रख के स्ट्रक्चर बनाना है। अच्छा यही चीज तुम एक सवाल यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ। IF7 है ना, इसका भी एक लिख लो। उससे पहले एक ये सवाल कहीं पे एडजस्ट कर देना, बस थोड़ा सा एक सवाल है ये। इसमें अगर तुमसे देता है कि ये वाला x है, ये वाला क्या है, x है, और ये वाला मान लो y है, ये वाला y है, ज्यादा होगा कि y ज्यादा होगा, बस ये बता दो। ये है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल में ये है एक्सियल और ये वाला है इक्वेटोरियल। बहुत बढ़िया नेक्स्ट मतलब रिकॉर्डिंग बंद नहीं हुआ, मैसेज आया हो गया। यहाँ पे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो सारे लोग, ये है यहाँ पे एक्सियल और ये है इक्वेटोरियल। यहाँ पे क्या बोलोगे बता दो, DIF एक्सियल, और अगर DIF नंबर समझ में आ रहा क्या, इक्वेटोरियल में अगर कंपैरिजन करना हो तो तुम क्या बोलोगे, कौन ज्यादा होगा, कौन ज्यादा होगा, ठीक है। ये भी कल लिखा चुके हैं, ये भी कल लिखा चुके हैं। इसमें उल्टा होता है, इसमें क्या होगा, उल्टा होगा, इक्वेटोरियल वाला ज्यादा होगा। और रीजन यहाँ भी वही है, वापस से इसके कैरेक्टर ही यहाँ भी निकाल के देखोगे किसमें इसके कैरेक्टर ज्यादा आएगा, एक्सियल वाले में कैरेक्टर ज्यादा आएगा, ये कल लिख चुके, देख लो, ठीक है। तो ये सवाल भी ऐसे याद रखना। इसका मतलब यहाँ पे बोले तो y ग्रेटर देन x होगा, y ग्रेटर देन x होगा। कर लोगे क्या? इसको जल्दी से लिख लो, और उधर मात्र 3 को पॉइंट लिखना है। इसी में कहीं जगह लटका दो, मतलब तो जगह कहीं पे सवाल ही है, उसके लिए नहीं करना है। नहीं ये अलग सवाल है, वीडियो पर। अरे वो सवाल अलग है, कहीं सवाल इसको लिख लो, यही बना दो ना, यहाँ बना दो। टिप्स टू ड्रॉ स्ट्रक्चर में मत लिखना इसको, ये एक अलग सवाल है। जैसे कि CL5 में कराया ना sp3d में बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन, उसी तरीके से इसमें भी आएगा, sp3d3 में भी आएगा, तो इसलिए ये सवाल में यहाँ आया तो हम अभी लिख देंगे। ये कहीं दो याद रखना, sp3d और sp3d3 ये दोनों क्रिटिकल हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, बाकी तो सब एक जैसा है। अब इसमें मान लो 2 को 3 पॉइंट लिखाएंगे, 3 पॉइंट याद रखना है, फिर स्ट्रक्चर बनेगा, बन जाएगा। कट कुछ करते रहो, सेट कर दो। ये हुआ क्या, लिखाओ क्या टिप्स। पहला लिखो सेलेक्ट सेंट्रल एटम, सेलेक्ट सेंट्रल एटम। कोई भी स्ट्रक्चर बनाना हुआ हमें सबसे पहले दिमाग में क्या लाना होता है, सेलेक्ट सेंट्रल एटम, CA। अब बात आता है कि ये तो समझ में आ गया, ये दिमाग में लाएंगे, लिख करेंगे कैसे, ठीक है। तो सेंट्रल एटम सेलेक्ट करने का रूल है, उसमें 2 पॉइंट याद रखने। सेलेक्ट सेंट्रल एटम में 2 पॉइंट याद रखने, इसी 2 पॉइंट को यूज करके हम किसी भी मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, EN का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम is considered as central atom। पहला तो ये हो गया,
जो लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसको क्या लेना है, सेंट्रल एटम लेना। लेकिन इसमें हाइड्रोजन को छोड़ देना, हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बन सकता, इलेक्ट्रोनेगेटिव उसका बहुत कम होता है, सबसे कम उसी का मानते हैं नॉन मेटल में, ठीक है। 2.1 क्लोरीन कैसे बनेगा, तो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है, नहीं बनेगा। इतना तो याद रख सकते हो, क्लोरीन सबसे ज्यादा है, उसके बाद कौन आएगा, ऑक्सीजन, उसके बाद कौन आता है, नाइट्रोजन, उसके बाद दोनों का बराबर होता है, नाइट्रोजन क्लोरीन का बराबर होगा, ये है 4, ये है 3.5, ये है 3, तो ये भी होगा 3। नाइट्रोजन क्लोरीन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बराबर है। क्लियर है ये बात क्या, पहला पॉइंट तो इससे डिसाइड कर लेंगे। लेकिन बाय द वे अगर ये सब आ जाएगा, दोनों बराबर वाला आ जाएगा, तब क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिकम सेम, इफ En बिकम सेम, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी सेम हो जाए तो किसे सेंट्रल एटम मानना है, उस एलिमेंट को सेंट्रल एटम मानना है जिसका कोवैलेंसी ज्यादा होता है, ग्राउंड स्टेट में कोवैलेंसी ज्यादा होगा। देन atom which shows more number of covalency, which has more covalency in ground state, ये दो तरीका है जिससे तुम सेंट्रल एटम सेलेक्ट कर पाओगे, ये दो तरीका है जिससे तुम सेंट्रल एटम सेलेक्ट कर पाओगे। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे तुमसे पूछ लूं, H2SO4 है, इसमें बताओ तो सेंट्रल एटम कौन सा होगा, सेंट्रल एटम कौन सा होगा, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन में सेंट्रल एटम कौन सा होगा, हाइड्रोजन को लेना नहीं है, ठीक है, बच गया सल्फर और ऑक्सीजन। तो सल्फर ऑक्सीजन में लिस्ट इलेक्ट्रो कौन होगा, सल्फर ही होगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो टॉप 3 में है, टॉप 2 में ही है, तो सल्फर हो गया यहाँ पे सेंट्रल एटम। कहानी खत्म, ठीक है। जा इक्वल ठीक है क्या, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकम सेम कर दो। देन अगर सेम हो जाए इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे देख लो यहाँ पे NCl3 है, आपको क्या बताइए यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन होगा, तो कहेंगे लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो कहोगे नाइट्रोजन का भी 3 होता है, क्लोरीन का भी 3 होता है। तो अब हम किसको लें, तब यहाँ पे देखना कोवैलेंसी। अगर तुमको नाइट्रोजन का कोवैलेंसी याद हो तो हमें बताओ, नाइट्रोजन का कोवैलेंसी कितना होता था, नाइट्रोजन का कोवैलेंसी कितना होता था, 3, वो भी ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। क्लोरीन का कोवैलेंसी कितना होता है, 1357। तो ग्राउंड स्टेट में देखो ये सिर्फ 1 है और ग्राउंड स्टेट में ये 3 है, तो ज्यादा कौन सा कर रहा है, नाइट्रोजन। इसका मतलब नाइट्रोजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बात समझ में आ रहा है क्या। तो ऐसे करके तुम्हें सेंट्रल एटम को ढूंढ लेना, सेंट्रल एटम को ऐसे करके ढूंढ लेना, कोई दिक्कत नहीं आना, जल्दी से सुनिए। ये तो पहला पार्ट हो गया, एक लाइन हो गया, सेंट्रल एटम को सेलेक्ट करना है। याद रखना ये सब सिर्फ इनऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर पे लगता है, ऑर्गेनिक का नहीं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का हुआ। अब हम दूसरा पॉइंट लिखते हैं, सेकेंड पॉइंट लिखना है आगे तो आराम से। उसके बाद तुम स्ट्रक्चर को यूं करके बना लोगे, छुट्टी बजाओगे बन जाएगा। हाँ तब तो बनाने की जरूरत नहीं, छुट्टी बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बोलोगे स्ट्रक्चर बन जाओ बस हाजिर हो जाएगा, बन जाएगा। चलिए ये हो गया पहला पॉइंट में, किसी को कोई डाउट तो नहीं रहा, सेंट्रल एटम सही सही सेलेक्ट हो जाएगा। सबसे दो चीज सोचना है, लेकिन पहला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब सेम हो जाए तब दूसरा लगाना है, पहले मत लगा देना, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है, ध्यान से देखना। अच्छा, सेंट्रल एटम होने के बाद जो कुछ भी बच जाता है उसको किस नाम से जानते हैं, या तो तुम सराउंडिंग एटम बोलो या फिर टर्मिनल एटम बोलो, ठीक है। सेंट्रल एटम जो भी होगा, ठीक है, उसको हटाने के बाद जो भी कंपाउंड के अंदर एटम दिख रहे हैं उसे क्या बोलेंगे, टर्मिनल एटम या फिर सराउंडिंग एटम,
ठीक है। अब यहाँ पे देखना क्या हम लोग देख रहे हैं, इफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ध्यान से देखना, इफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एज सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम समझ में आ गया ना, सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम is even number and oxidation number of central atom is in range, is in its range, then ये सब अभी लिख लो, सारा चीज समझ में आएगा कि वो क्या होता है। देन x बॉन्ड बनाना है, ठीक है, या इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड यहाँ मत करो, ऐसे लिख लो, ठीक है। इवन नंबर किसमें है ये बता दो, इवन नंबर में, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के अंदर कैसा लिंकेज बनाना है, देन x लिंकेज बनाना है स्ट्रक्चर में, ठीक है, या फिर XOOX लिंकेज बनेगा। लेकिन ये वाला लिंकेज कब बनाना है, इफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इज आउट ऑफ रेंज, और ये तब बनेगा इफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इज इन रेंज, ऐसा बनाना। इसका मीनिंग आगे समझाएंगे क्या, पहले लिख लो, ठीक है। क्या लिखा हुआ देख लो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ज्यादातर तो ऑक्सीजन ही आएगा, कहीं कहीं नाइट्रोजन भी आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एज सराउंडिंग एटम, ध्यान से देख लो इसको, क्या लिखा हुआ, सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम। हाँ, यहाँ पे सल्फर भी तुम ले सकते हो, लेकिन सल्फर वगैरह कंपाउंड हमें कम पढ़ना है, तो हम कंपाउंड के रिस्पेक्ट में देख के लिख रहे हैं। ऐसे तुम सल्फर भी ले सकते हो, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, सल्फर, ठीक है। अगर इन सब का जो सराउंडिंग एटम की तरह काम करेगा तब, ऐसे नहीं, सराउंडिंग एटम की तरह काम किया तब। अगर इसका संख्या इवन नंबर में, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, तब स्ट्रक्चर में तुम्हें क्या बनाना है, XX लिंकेज बनाना है। तब स्ट्रक्चर में क्या बनाना है, XX लिंकेज बनाना, या फिर क्या करना है, XOOX लिंकेज बनाना, ठीक है। और X क्या है तुम्हारा, यहाँ पे मालूम है, CA है, सेंट्रल एटम। X क्या है तुम्हारा, सेंट्रल एटम। अगर मान लो इसी का इवन नंबर के बजाय और नंबर बन जाए, यही सारा चीज, if all atom या above atom मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आर इन ऑड नंबर। अभी ये देखो तुमको बहुत ज्यादा कचरा लगेगा, हमको मालूम है, लेकिन तुम पहले लिख लो, जब करने लगोगे ना काम तो बहुत आसान लगेगा, ठीक है। above atom ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आर इन ऑड नंबर, अगर ऑड नंबर में होगा तो स्ट्रक्चर में कैसा लिंकेज बनेगा, तो जो बता दो, XOX, ठीक है। या फिर क्या बना दोगे, XNX, मतलब ये क्या है कि जब ऑक्सीजन ऑड होगा तो XOX बनेगा, जब नाइट्रोजन ऑड होगा तो XNX बनेगा। और X क्या होगा तुमको मालूम है, X क्या होगा, सेंट्रल एटम, CA सेंट्रल एटम। इसको जल्दी से लिखो। अच्छा, आउट ऑफ रेंज का मतलब समझ में आ रहा है, जैसे सल्फर का हम लोग निकालते थे, तो सल्फर का किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, ग्रुप नंबर के बाहर नहीं जा सकता है। किसी स्ट्रक्चर में जब रिडॉक्स करें तो उसमें देखोगे तो सल्फर का 8 आ जाता था, तो 8 आ गया, उसका मतलब पेरोक्सी लिंकेज होगा, और पेरोक्सी लिंकेज को ही तो पेरोक्सी लिंकेज जैसे बनाए, ठीक है। उसको ध्यान में रख के एक ही साथ लिखा रहे हैं। अरे ये लिख तो लो, 3 पॉइंट हो गया ना, एक लास्ट पॉइंट 4 पॉइंट, हाँ तो 4 पॉइंट तुम्हें समझना है, उसके बाद सारा स्ट्रक्चर तुम अपने यहाँ बना लो। सब बन गया, नाइट्रोजन होगा तो N लगाना, ऑक्सीजन होगा तो O लगाना है।
ठीक है, एक लास्ट पॉइंट बस, ये ध्यान से सुनो, ये कोई रूल नहीं है, किसी साइंटिस्ट का ये प्रिंसिपल नहीं है जो हम लिख रहे हैं, ठीक है, ये बस ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। स्ट्रक्चर हम ये पॉइंट से बहुत सारे स्ट्रक्चर अपने आप बना लेंगे, कुछ स्ट्रक्चर जरूर आएंगे जो इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे, तो वहां मत कहना सर आपको लिखा है कि आप इसी तरीके से बनाए, जरूरी नहीं है। हम एक यहाँ मोटा मोटी कंक्लूजन निकाल रहे हैं ताकि हम सारे स्ट्रक्चर मान लो देख चुके, तुम तो नहीं देखे हो, तो वहीं से सारे स्ट्रक्चर को देख देख के ना एक तरीका निकाला गया, ठीक है। ये सब बनाया हुआ है, कहीं बुक में ऐसा लिखा हुआ नहीं रहता है कि कोई किसी साइंटिस्ट का ये रूल है कि हर जगह ये फॉलो होना ही चाहिए, बहुत सारे स्ट्रक्चर पे ये लग जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है जहां पे ये नहीं लगेगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, याद करेंगे। ऐसे क्या होता मालूम है, जितना भी स्ट्रक्चर हमें पढ़ना, मान लो 150 स्ट्रक्चर पढ़ना, तो 150 स्ट्रक्चर पूरा याद करना पड़ेगा कि PCl5 ऐसे बनता है, H2SO4 ऐसे बनता है, HNO3 ऐसे बनता है, ये ऐसे बनता है, बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। तो उनमें से क्या किया गया, ये कुछ पॉइंट नोटिस किया गया सारे स्ट्रक्चर को देख के, अगर ये पॉइंट हम लगाते हैं तो मान लो 150 में तुम्हारा 125 ऐसे सलट गया, मान लो ऐसे, तो कितना याद करना पड़ेगा, 25 ही याद करना पड़ेगा, तो वो तो याद रख सकते हैं, बात समझ में, ऐसे 150 याद करना पड़ता है, उसके बजाय 25 याद रखना ज्यादा सही है, समझ में आ रहा है। ऐसे 25 याद करने जैसा होता नहीं, बस एक एग्जांपल समझाया तुमको, ये हो गया, यहाँ पर मिटा दो इसको, बोलो हो गया। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट लिखना। अभी ये सब तुमको समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा, हम समझ रहे हैं, टेंशन नहीं लेना, बस पॉइंट खत्म होने दो, उसके बाद तुम्हारा काम दिख जाएगा। हाँ, हड़बड़ाना नहीं है, पता नहीं क्या क्या दिखा रहे, चौथा पॉइंट लिखना, चौथा लिखना, as far as possible structure should be symmetric, हम थोड़ा सुंदर बनाना है, सिमेट्रिकल बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है, बन ही जाए जरूरी नहीं है, इसलिए पॉसिबल लिखा हुआ, as far as possible structure should be symmetric and each and every atom bonded according to their covalency, according to their covalency अब देखो यहाँ पे आ गया ना कोवैलेंसी, हर एक एटम अपने कोवैलेंसी के अनुसार ही जुड़ा हुआ रहेगा, हर एक एटम अपने कोवैलेंसी के अनुसार ही जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। यहाँ तक कर लोगे काम हो जाएगा। लास्ट में पॉइंट लिखना है, ये नोट का पॉइंट, इसको बना दो, इसको नोट का पॉइंट बना दो। If any compound is given, then first break it into if any compound is given, then first break it into cation and anion, any compound and cation मिलेगा, cation and anion, and then apply above rule in both part, मतलब cation और anion दोनों को लगाना जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है, both part containing covalent bond, कभी cation में कोवैलेंट में मिलेगा, कभी anion में मिलेगा, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल कर कैसे ये रूल समझा देते हैं, ठीक है, बाकी अगले दिन हम लोग फिर स्ट्रक्चर सब ड्रॉ करेंगे। अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम अभी तुमको जो प्रॉपर स्ट्रक्चर सिखाए, प्रॉपर स्ट्रक्चर जो हाइड्रेशन होता शेप देना पड़ेगा, वो अभी हम बनाने की थोड़ा कम कोशिश करेंगे। हम तुमको सिर्फ अभी इस तरह से सिखाएंगे तुमको समझ में आ जाए कि बॉन्डिंग कैसे करना, कौन किससे कितना बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। बाकी सजाना तो तुम्हारा काम है, हाइड्रोजन निकालोगे, सारे एटम को उस तरीके से सजाओगे, एक दो हम लोग कर देंगे। अब ध्यान से देखना, जो रूल लिखा हुआ काम उसी को पर करना, दूसरा कुछ काम तुम्हें नहीं करना। सबसे पहला है हमारा Cl2O6 का स्ट्रक्चर,
Cl2O6 का स्ट्रक्चर तुम्हें खुद से बनाना, ठीक है। एक होता है तो हम इसको बना देते करते हुआ रख लो, ऐसे होता है। तो ये याद रखोगे, कल को भूल जाओगे, लेकिन तुम खुद ब खुद बनाओगे, अपना दिमाग लगाना से इस रूल पे, इस रूल से अंदर कुछ नहीं सोचना। सबसे पहला काम क्या करना है तुम्हें? सेंट्रल एटम का सिलेक्शन करना है। सबसे पहले क्या करना है? सेंट्रल एटम का सिलेक्शन करना। क्या सिलेक्शन हो गया? कौन सा है? Cl सेंट्रल एटम हो गया। तो ऑक्सीजन क्या बन गया? सराउंडिंग एटम। ऑक्सीजन क्या बन गया? सराउंडिंग एटम। दूसरा काम क्या कहता है? दूसरा काम क्या कहता है? अगर सराउंडिंग एटम में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर कुछ ऐसा बन रहा है तो उसका क्या देखेंगे आप? संख्या देखेंगे। ऑक्सीजन का संख्या कितना है? 6 है। इवन नंबर है, कोड नंबर है, इवन नंबर है। तो तुरंत यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल के चेक कर लो, तभी ना पता चलेगा कि ये वाला लेंगे बनाना, ये वाला बनाना। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो। ये चेक करना बहुत आसान होता था। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 बटा 6, 7 होगा ग्रुप नंबर, तो 6 आ रहा है, रेंज में है ना। इसका मतलब कैसा लिंकेज बनाना चाहिए? एक्स एक्स, और एक्स के जगह पे क्या बोले हैं? सेंट्रल एटम, तो Cl Cl हो गया क्या? इसका मतलब या तो दूसरा लगे या तो तीसरा लगेगा। एक ही स्ट्रक्चर में दूसरा और तीसरा दोनों एक साथ कैसे लगेंगे? या तो संख्या ऑड होगा या इवन में होगा। तो दूसरा जब लग गया तो फिर तीसरा देखने का तुम्हें जरूरत नहीं है, तीसरा लग गया तो दूसरा देखने का जरूरत नहीं है। तो पहला के बाद या तो दूसरा लगेगा या तो तीसरा लगेगा। उसके बाद सीधा कहां जाएंगे? चौथे पे। उसके बाद कहां जाएंगे? चौथे पे। ध्यान से सुनना, चौथा में क्या कहता है? ज्यादा कोशिश करना स्ट्रक्चर को सिमेट्रिक बनाए। सिमेट्रिक बनाने का मतलब, ध्यान से सुनना, जितना भी सराउंडिंग एटम होगा वो सब का सब जोड़ना तुमको किससे है? सेंट्रल एटम। नाम ही है सेंट्रल एटम, उसी से सारा एटम सराउंडिंग जुड़ेगा। सराउंडिंग को सराउंडिंग से मत जोड़ देना। बात समझ में आ रहा क्या? जितना भी सराउंडिंग एटम होगा कोशिश करनी है सेंट्रल एटम पे ही जोड़ने का पहले, ठीक है। जब नहीं हो पाएगा तब कोशिश अलग होगा। ऐसे हमारा कोशिश यही होगा। अब बताओ तुम्हारे पास सराउंडिंग एटम कितना है? 6 है। सेंट्रल एटम कितना है? 2 है। तो 2 के ऊपर 6 ऑक्सीजन को जोड़ना है। कोशिश करना सिमेट्रिकल नहीं बने और हर एक एटम अपने कोवैलेंसी के अनुसार जुड़े। तो क्या ये आइडिया लग रहा है? अगर हम इसके ऊपर एक ऑक्सीजन को जोड़ना चाहते हैं तो बताओ ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा कि डबल बॉन्ड से जुड़ेगा? डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। ऑक्सीजन का कोवैलेंसी तो 2 होगा। अब तुम ये लाइन अभी कैसे बनाओगे वो तुम्हारे ऊपर है, हाइड्रेशन के अनुसार, ठीक है। लेकिन भाई हम बॉन्डिंग ऐसे बनाते हैं, क्या ऐसे लगा सकते हैं? या एक अगर इस पे लगाए तो उसी समय एक इस पे भी लगाना चाहिए, फिर एक इस पे लगाए तो फिर एक इस पे भी लगाना चाहिए, फिर एक इस पे लगाए तो फिर एक इस पे भी लगाना चाहिए। स्ट्रक्चर बन चुका है, स्ट्रक्चर इसका आ चुका है। देख लो, समझ में बात आ रहा क्या? आप किसी को लगेगा क्लोरीन कहीं ज्यादा तो बॉन्ड नहीं बनाया, चेक कर लो, सब अपने अपने बॉन्ड के अनुसार है। देखो 7 है तो 7 बना ही सकता। हाँ, अब इसी को कोई ज्योमेट्री वाइज बनाना चाहेगा तो यहाँ पे क्या करेगा? वो हाइड्रेशन निकालेगा। हाइड्रेशन को तुरंत निकाल सकते हो ना। लोन लेवल कोई दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा है। तो सिग्मा बॉन्ड कितना? 1 2 3 4। तो इसका मतलब ये हो गया 4। ध्यान से देखना कैसे करोगे। इसका भी हो गया 4। लोन पेयर नहीं है किसी के पास। अब बताओ जब ये 4 हुआ तो इसके अबाउट जो भी ये 4 बॉन्ड तुमको दिख रहा है वो भी ज्योमेट्री में होना चाहिए था, टेट्राहेड्रल में होना चाहिए था। तो कायदे से हमें देखो इसी को कैसे बनाना चाहिए था मालूम है तुमको? Cl ऐसे लेते हैं, ठीक है भाई, ऐसे करते हैं, फिर एक Cl ऐसे लेते हैं। समझ में बात आ रहा है क्या? अब टेट्राहेड्रल अगर बनाना है तो तुमको फिर से ऐसे ऐसे करके लगाना चाहिए। दोनों जगह टेट्राहेड्रल दिखना चाहिए। बात समझ रहे हो क्या? इसका भी बॉन्ड टेट्राहेड्रल दिखना चाहिए और इसका भी बॉन्ड टेट्राहेड्रल दिखना चाहिए। तो खैर ये उतना बनाने की जरूरत नहीं होता है। अब कहां पे कैसे बना, मान लो किसी ने पूछा इसका स्ट्रक्चर ही ड्रॉ कीजिए, तो हम कोशिश करेंगे कि जिस सेंट्रल एटम के बाद जैसा ज्योमेट्री होना चाहिए वैसा कोशिश करेंगे दिखाने का। समझ में आ रहा है? मान लो सिग्मा बाय कैलकुलेट करना तो इतना काय लफड़ा करेंगे भाई, सीधा सीधा को बना के कैलकुलेट नहीं कर रहे। तो वो तुम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार करोगे। एग्जाम मान लो स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करने दिया है तो भाई स्ट्रक्चर तो सही ढंग से ड्रॉ होना चाहिए ना। तो पूरा ज्योमेट्री वगैरह सब पर ध्यान रखो। अगर मान लो कोई दूसरा ही चीज पूछा है तो सीधा सीधा वन लाइन बना दो, काम खत्म। समझ में बात आ रहा क्या? तो फिलहाल तो अभी तुम यही बनाओ, ये वाला हम अभी हटा रहे हैं, ठीक है। कोशिश करनी है, ये याद रखना कि बॉन्ड जो होगा ना वो टेट्राहेड्रल ही चारों रहेंगे। तो ये वाला लाइन देखो सही बन गया क्या? आगे करते हैं।
ज्यादा हो रहा है, समझ रहे हैं ज्यादा हो रहा, लेकिन जाएंगे, इसको कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं। Cl2O7 देख लो, Cl2O7 फटाफट चेक कर दो, पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया करो, ज्यादा टेंशन है। 7 7 है रेंज में, ठीक है रेंज में। अब देख लो यहाँ पे सेंट्रल एटम ऑक्सीजन का संख्या जल्दी जल्दी होना चालू हो जाए ना, और है तो क्या बना दें, ClOCl बनेगा क्या? अब कितना ऑक्सीजन और बच गया? 6 बचा है, कितने पे जोड़ना है? 2 पे जोड़ना, सिमेट्रिकल जोड़ना है। तो एक को यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, फिर यहाँ पे, फिर एक को यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, फिर यहाँ पे, फिर एक को ऐसे लगाएंगे, फिर यहाँ पे। नहीं समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है क्या? ऐसे करना, जल्दी से कर लो। कहीं भी ये रूल तुम्हें अभी फिलहाल ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। C2N2 जल्दी से बना दो, इसका नाम था साइनोजेन, 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 साइनोजेन। C2N2 का स्ट्रक्चर बना दो लास्ट। आज की कहानी साइनोजेन, एक पागल जेन।